गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और खूब अच्छे ढंग से जीओसी का नोट्स बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्शन आपको मिलेगा। नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए, देख देख के नोट्स बनाइएगा, तब आपका ही उद्धार होने वाला है, अदरवाइज नहीं। अगर आप चाहिएगा एक के से दूसरे से कॉपी करके सिर्फ कॉपी भर लीजिएगा तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका यूज़ बहुत जगह होगा आपको, वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यानी हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक कहने का मतलब क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कहने का मतलब क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कहने का मतलब क्या होता है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है ना। तो सब कुछ परफेक्टली आपके तक जा रहा होगा। फटाफट उधर से बताइए कि सब कुछ सही जा रहा है। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। क्या स्टार्ट करेंगे? एरोमेटिसिटी। देखो तो सब कुछ परफेक्टली वॉइस वगैरह सब सही है ना? वॉइस वगैरह सब सही है क्या? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक का मतलब क्या है? एरोमेटिक वर्ड आया था एरोमा से। एरोमेटिक वर्ड कहाँ से आया था? एरोमा से। एरोमा मीन्स होता था गुड स्मेल। वैसा कंपाउंड जिसका स्मेल अच्छा हो उसको हम लोग कहते थे एरोमेटिक। बाद में पता चला बहुत सा ऐसा कंपाउंड है जिसका स्मेल अच्छा है पर एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। तो पूछा सर, क्योंकि नाम एरोमा से पड़ गया था इसलिए आज भी हम लोग इसे एरोमेटिक कहते हैं। और क्वेश्चन उठ रहा है कि एरोमेटिक का मतलब क्या होगा? एरोमेटिक का मतलब होगा मोर स्टेबल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टेबल कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे। यानी पूछा एरोमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोर स्टेबल कंपाउंड, मोर स्टेबल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा। आप ऐसे कर सकते हो, जब आप बॉन्डिंग सीख रहे थे तो क्या कहते थे कि एवरी एटम ट्राई टू अचीव ऑक्टेट और डुएट। जब स्टेप जब बॉन्डिंग स्टार्ट करते थे तो क्या कहते थे? हर एक एटम चाह रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, डुएट पूरा करने के लिए। उसी तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हर एक का चाहत होता है कि हम एरोमेटिक बन जाएं, क्योंकि एरोमेटिक क्या है? मोर स्टेबल कंपाउंड है। तो हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की चाहत होगा कि हम एन केन प्रकारेण कहाँ अचीव कर लें? एरोमेटिक अचीव कर लें। तो पहले हमको ये प्रूव करके दिखाना होगा कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल्स होते हैं, कैसे एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा होता है, ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लें, कैसे एरोमेटिक कंपाउंड सबसे स्टेबल है और क्यों स्टेबिलिटी के पीछे इसका रीजन क्या है। क्लियर है? तो भैया एक बात तो आप खूब जानते हो कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बात हम मान के चलने के सब जान रहा है कि बेंजीन कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। C6H6 ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि बेंजीन में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। बेंजीन में क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। चेंज किया ना? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां होता है वहां रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होता है। इसको कैसा स्ट्रक्चर बताओगे आप? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। हम लोग चाहते हैं कि बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी को काउंट करके बताएं कि कितना रेजोनेंस एनर्जी है। जितना हम लोग उम्मीद करते हैं उतना है कि उससे
बहुत ज़्यादा होता है ना, कोई दिक्कत वाली बात। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। हमारे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, बड़ा फेमस रिएक्शन आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का जोड़ना मीन्स हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन का जोड़ना मीन्स क्या कहलाता है? हाइड्रोजनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज हाइड्रोजनेशन। और आप लोग 10th क्लास से ही इस रिएक्शन को पढ़ते आ रहे हो। हाइड्रोजन है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड प्लेटिनम, जोड़े। क्लियर सी बात है। जुटने के बाद ये जो रिएक्शन है ये बना अल्केन। अल्कीन से क्या बन गया? अल्केन। और ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, एनर्जी को छोड़ता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, एनर्जी को क्या करता है? छोड़ता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट। एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट। यहां तक में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा सर, इस रिएक्शन से आप कैसे पता लगाइएगा कि रेजोनेंस एनर्जी कहाँ ज़्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी कहाँ कम है? ये बड़ा काम का रिएक्शन है। सर कैसे? जैसे मान लो हमको स्टेबिलिटी चेक करना है, हम क्या बताते हैं? स्टेबिलिटी का एक ही फंडा है, मोर एनर्जी लेस स्टेबल, लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगा और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए पुष्पेंद्र के पास 1 लाख रुपया है, गोलू बाबू के पास 10 रुपया है, और किसी रिएक्शन के पाथ पर जा रहे हैं जहां पर गौरव भाई जैसा गुंडा बैठा हुआ है ना। अब उस रास्ते पर जब गए, गुंडा साहब बुलाया गोलू को, ए सुन इधर। गोलू आया, दिखा दिया चाकू पेट में, सटा दिया। गोलू के पास 10 रुपया ही था, तुरंत निकाल के दे दिया, ले लो। तो 3 चाटा मारा कस के। गोलू को बोलता आप तो शर्ट पैंट छोड़ दो, इज्जत तो बचने दो, देख लो कहीं कुछ नहीं है। छोड़ दिया। पुष्पेंद्र को गोलू बुलाया, इधर आओ। जैसे चाकू सटाया पुष्पेंद्र को, पुष्पेंद्र 100 टका का एक नमरी दे दिया उसको। एक थप्पड़ दिया पुष्पेंद्र को। कौन? गौरव, घींच के। गुंडा साहब बोला अरे बहस कर रहा है, तुम 10 टका में उसको छोड़ दिया, हम तुमको 100 टका देने तो हमको मार रहे हो। इतना बोला, तब तक 2-3 चाटा और घींच दिया। तो ये क्या कर रहे हो? 2-3 फैट और घींच दिया। तब तक 1000 निकाला। गौरव दिए जा रहा है, पुष्पेंद्र निकाले जा रहा है, दिए जा रहा है, निकाले जा रहा है, दिए जा रहा है, निकाले जा रहा है। सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक पूरा एनर्जी छोड़ ना दे। अब एक बात हमको बताओ, इसके पास 10 रुपया था, उसके पास 1 लाख रुपया था, कौन ज्यादा पिटाया? लकटकिया। मोर एनर्जी लेस स्टेबल। कितना पिटाएगा कोई ठिकाना नहीं है, और तब तक पिटाते रहेगा जब तक फुल स्टेबल ना बना दे उसको, यानी पूरा एनर्जी निकाल ना ले। यानी पीटने से हमको पता चला कि जिसके पास एनर्जी ज़्यादा था वो ज़्यादा पिटा रहा है ना। अगर मान लो सेम सिचुएशन है, इसके पास 10 रुपया, इसके पास 1 लाख रुपया, उसी रिएक्शन के पाथ पर जाता है जहाँ पर गौरव भाई जैसा गुंडा मिलता है, तो 10 टकिया क्या की होते? 2 थोपिन खेवे चल। लकटकिया परछाइयों देख के भाग जाएगा, है ना। मोर एनर्जी लेस स्टेबल, कब पिटाएगा कोई ठिकाना नहीं, पर मोर रिएक्टिव, रिएक्टिविटी उसकी क्या है? ज़्यादा है। अच्छा, ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। जब ये पीटता है, केमिस्ट्री में 2 ढंग से पीटेंगे, एक बार हाइड्रोजन पकड़ के, एक बार ऑक्सीजन पकड़ के। कंबंशन रिएक्शन भी स्टेबिलिटी बताने का काम में आएगा, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी स्टेबिलिटी बताने के काम में आएगा। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डबल बॉन्ड जहां होगा वहां पर आपको बता सकता है कि रेजोनेंस एनर्जी कहां है, किसकी स्टेबिलिटी क्या है। और कंबंशन रिएक्शन बहुत जगह हम लोग लगाएंगे, है ना। तो 2 रिएक्शन याद रखना, पीटेंगे केमिस्ट्री में 2 तरीके से, एक बार हाइड्रोजन से और एक बार, तो हाइड्रोजन से पीछे डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, जहां पाई बॉन्ड हो वहां हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब ज्यादा रखा था तब ना पिटाने के बाद छोड़ा। ऐसे कहाँ पता चला था? ऐसा लग रहा था दोनों लड़के हैं। जब घुसा लगने लगा तब ना पता चला कि 1 टकिया है, और ऐसे पता चला कि 10 टकिया है। समझ रहे बात को ना? कंफ्यूजन। तो अब पीटना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे? पीटना शुरू करेंगे। हम लोग देखते क्या है, नॉर्मली जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है CH2, निकेल प्लेटिनम हीट करते हैं, ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है करीब करीब 130 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है।
कितना? तो 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है ना। तो दिक्कत वाली बात, 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। अब आप देखिए, इसी चीज को हम लगाना चाहते हैं बेंजीन वाले सिस्टम में। हमारे पास 3 रिंग ले लेते हैं। तीन रिंग ले लिया, एक के पास डबल बॉन्ड है, एक के पास कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, और एक क्या है? बेंजीन है। इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम। ठीक है, इसमें हम 2 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। और इसमें हम कितना हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं? 3 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं निकेल प्लेटिनम, है ना। अब जरा देखो भाई, देखना ध्यान से। यहां पर हाइड्रोजन यहां जुटा, यहां पर हाइड्रोजन यहां जुटा, ठीक है, और यहां हर एक जगह हाइड्रोजन जुटा। हर एक जगह हाइड्रोजन, ठीक है। जरा देखो, यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू हाइड्रोजनेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन 120 किलो जूल पर मोल ही आया, है ना। यहां पर क्या आना चाहिए? थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए? 240 किलो जूल पर मोल। आके लिखें, यहां आना चाहिए थ्योरेटिकली 240 किलो जूल पर मोल, क्या आना चाहिए। पर यहां हम क्या देखते हैं कि रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस है। देखो ना, पाई सिग्मा पाई, यहां क्या है? रेजोनेंस है। और हम लोग जानते हैं कि जहां रेजोनेंस होगा वहां मल को स्टेबलाइज करता है, और जहां रेजोनेंस होगा वहां पर रेजोनेंस एनर्जी होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और जब रिलीज होगा तो मल को स्टेबल होगा। तो थ्योरेटिकली इसका होना चाहिए था 240 किलो जूल पर मोल। पर जब एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखते हैं कि ये महज 232 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही रिलीज कर रहा है। रिलीज करना कितना चाहिए था? एक डबल बॉन्ड टूट रहा है तो 120, 2 डबल बॉन्ड टूटा तो 240, तो 240 रिलीज करना चाहिए था। पर यहाँ पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है। जहां रेजोनेंस होगा वहां मल को स्टेबलाइज करेगा। रेजोनेंस एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। इसका मतलब यहां जो आप देखते हो 8 किलो जूल, रेजोनेंस एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हो चुका है? रिलीज हो चुका है ना। यानी यहां पर रेजोनेंस एनर्जी कितना है? 8 किलो जूल पर मोल है कि नहीं। अब आप देखो, 3 बॉन्ड तोड़ रहे हो, थ्योरेटिकली आपको क्या लग रहा होगा कि हम थ्योरेटिकली 360 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहे होगे। अब सोचो जरा, एक्सपेरिमेंटली आपके दिमाग में क्या जाएगा, कितना एनर्जी रिलीज कर सकते हो। क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पर पाई सिग्मा पाई एक कंजुगेशन, जैसे यहां पर दिख रहा था पाई सिग्मा पाई एक कंजुगेशन, उसी तरह यहां देखो पाई सिग्मा पाई दूसरा कंजुगेशन भी दिख रहा है। यहां एक दिख रहा था, यहां 2 दिखने लगा। और ध्यान से देखें तो दिखा पाई सिग्मा पाई 3 कंजुगेशन। तो आप सोचोगे अच्छा, एक कंजुगेशन 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है, तो 3 कितना रिलीज करेगा? 24। एक बच्चा बोला नहीं सर और सोचेंगे हम। बोले क्या? तो सर इसमें ना इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगता है, इसलिए रेजोनेंस एनर्जी और बढ़ जाएगा। सोचो कितना बढ़ जाएगा।
तो सर 24 ऐसे लग रहा है ना, हमको लग रहा है 50 किलो जूल आसपास होगा। बोले वाह, अच्छा सोच रहे हो। कितना होगा? 50 किलो जूल के आसपास होगा। और जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है 208 किलो जूल पर मोल है। सॉरी, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है, रेजोनेंस एनर्जी नहीं, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है 208 किलो जूल पर मोल है। तो दोनों के बीच में अंतर बताओ। 152 का। कितने का है? 152 का। यानी रेजोनेंस एनर्जी कितना है? 152 किलो जूल पर मोल। अब तुम अनुमान कितना लगा रहे थे? एक में 8 था, 3 में 24 था, सिमेट्रिकल हुआ, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, तो ज़्यादा 50 हो सकता था, 50 किलो जूल पर मोल रेजोनेंस एनर्जी हो सकता था। पर यहाँ रेजोनेंस एनर्जी क्या है? 152 किलो जूल पर मोल। यानी यह कंपाउंड में सडनली एबनॉर्मली रेजोनेंस एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया। और जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा मॉलिक्यूल्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये जो नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस एनर्जी से, यहाँ तो अचानक एबनॉर्मली स्टेबलाइज हो रहा है। नॉर्मली स्टेबलाइज हो रहा है, एबनॉर्मली। ये क्या दिखा रहा है? एबनॉर्मली वेरी हाई। वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी। इट मीन्स it is very stable compound. It is very stable compound. दिख रहा है ना? हम लोग क्या बोले थे? एरोमेटिक का मतलब क्या? मोर स्टेबल कंपाउंड। तो रेजोनेंस एनर्जी प्रूव करके दिखा रहा है कि आप नॉर्मली जितना रेजोनेंस एनर्जी उम्मीद कर रहे हैं उससे उम्मीद से कई गुना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी हो जा रहा है। अचानक सडनली रेजोनेंस एनर्जी एरोमेटिक कंपाउंड में जंप कर जा रहा है। क्यों जंप कर जा रहा है? क्योंकि ये मोर स्टेबल कंपाउंड है, तब ना जंप कर रहा है। इसे हम लोग बेंजीन कह रहे हैं। इसे हम लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब होता है मोर स्टेबल। इसका नाम तो लिख ही सकते हो। क्या लिख सकते थे? 2 बार है, साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइन, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। और इसे लिखेंगे साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस एनर्जी जो होता है एबनॉर्मली हाई होता है। इसके चलते उसकी स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे अधिक होता है। ठीक है, जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट और डुएट पूरा करना चाहता है, उसी तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की चाहत होती है कि हम एरोमेटिसिटी गेन कर लें, एरोमेटिक बन जाए, है ना? कोई दिक्कत वाली बात? अब आते हैं हम लोग केमिकल टेस्ट से दिखाते हैं। ये तो हम लोग रेजोनेंस एनर्जी से दिखाए कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होते हैं। अब केमिकल टेस्ट से दिखाते हैं, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से भी दिखाएंगे कैसे ये मोर स्टेबल होता है। केमिकल टेस्ट। हम बेंजीन को देखते हैं। बेंजीन को जब देखें तो हमें दिखा इसका फॉर्मूला C6H6। क्या दिखा? C6H6। और इसमें 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। अगर हम इसमें अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना चाहें, याद है कि भुला गए फॉर्मूला? यही फॉर्मूला बताए थे ना? कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, बाकी सब तो 0। यहाँ कितना, यहाँ कितना, कितने अनसैचुरेशन फैक्टर हैं? यानी दिख रहा है कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें 3 डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, पर अनसैचुरेशन फैक्टर 4 है, एक रिंग के चलते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब आप लैब में जाओगे सब कंपाउंड तो ऑलमोस्ट पानी जैसा दिखेगा। कुछ हम तो फिगर बना रहे तब ना साफ साफ दिख रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो लैब में तो ऑलमोस्ट कंपाउंड आपको दिखेगा कि पानी जैसा है। अब उसमें कहेगा बताइए कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो कैसे टेस्ट करोगे? तब आपको केमिकल टेस्ट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? केमिकल। बोर्ड पर ज़्यादा आसान दिखता है ना, कि भैया इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये इसमें एल्कीन है, डबल बॉन्ड है।
पर जब आप लैब में जाते हो तो हर एक कंपाउंड आपको पानी जैसा ही दिखेगा। अब कहेगा बताओ कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, ये एलिफैटिक है, ये एरोमेटिक है, आप पता लगाओ कि कैसे पता लगाओगे। तब आपके पास एक ही उपाय होता है, केमिकल टेस्ट। क्या उपाय होता है? केमिकल टेस्ट। ठीक है, आप मॉलिक्यूल्स को आप देखकर कभी लिक्विड को देख के बता सकते हैं, विस्कोसिटी से भी बता सकते हैं, उसके स्मेल से भी बता सकते हैं, पर सबसे बढ़िया होता है रिएजेंट का यूज। केमिकल टेस्ट से हम लोग बताते हैं, ज़्यादा परफेक्ट बताते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है ना, डबल बॉन्ड है या नहीं है। ठीक है, जरा देखा जाए क्या है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट क्या है देखते हैं। एक टेस्ट आएगा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या आएगा? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, इसमें सबसे बढ़िया टेस्ट आता है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन को, ये इनर्ट सॉल्वेंट है, क्यों हम लोग लिए इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट, वो सब हम लोग रिएक्शन में बताएंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसमें क्या डाले? ब्रोमीन, और इसे कहा जाता है, ये इसका कलर होता है ब्राउन कलर, और ये गुड रिएजेंट है फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इज गुड रिएजेंट for taste of unsaturation, taste of unsaturation। इसे हम लोग ब्रोमीन वाटर कहते हैं। इसी रिएजेंट का नाम ब्रोमीन वाटर कह देगा, ब्रोमीन वाटर। ये मत सोच लेना कि ब्रोमीन में H2O डाला हुआ है, इसका नाम है ब्रोमीन वाटर, है ना। ब्रोमीन प्लस वाटर का रिएक्शन अलग ढंग से होगा, ब्रोमीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन अलग ढंग से होगा। जब हम लोग रिएक्शन दिखाएंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा क्या है। ये ब्राउन कलर का होता है। इट इज गुड रिएजेंट फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसका कलर क्या है? ब्राउन कलर है। यानी कहीं अनसैचुरेशन मतलब क्या, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको आइडेंटिफाई करने में काम आता है। होता क्या है कि अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है, ये क्या है? अनसैचुरेटेड है। ट्रिपल बॉन्ड भी ऐसा ले सकते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जब इसमें ब्रोमीन वाटर डाला जाता है, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं, तो इससे ये रिएक्ट कर जाता है। जब ये रिएक्ट करता है तो इसका जो ब्राउन कलर है ब्रोमीन का, वो रिएक्शन के बाद डिसअपियर हो जाता है। ब्राउन कलर क्या हो जाता है? डिसअपियर। एक प्रोडक्ट बनता है, और आफ्टर द रिएक्शन ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर हो जाता है। यानी पहले डाले तो तुरंत उसमें ब्राउन दिख रहा था, 2 मिनट के बाद ब्राउन कलर गायब हो गया। इसका मतलब वहां पर वो रिएक्शन कर लिया, रिएक्ट कर लिया ब्राउन कलर disappear after the reaction, आफ्टर द रिएक्शन के बाद ब्राउन कलर क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। और जब अगर सैचुरेटेड रहा, कोई ऐसा रहा सैचुरेटेड रहा, तो ब्रोमीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड अब डालेंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अगर नो रिएक्शन हो रहा है मतलब ब्राउन कलर वहां पर प्रदिष्ट कर रहा है, ब्राउन कलर ब्राउन दिख रहा है आपको, ब्राउन कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन कलर। तब जब ये सैचुरेटेड है, तब ये जब ये सैचुरेटेड है तब, है ना। लैब में कैसे सेटअप करते हैं वो भी सिखा देते हैं आपको, है ना। लैब में सेटअप कैसे करते हैं वो भी दिखा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अगर सब सोल्यूशन पानी जैसा ही दिखेगा तब तो हमको दिक्कत होगा कि इसमें डबल बॉन्ड है। यहाँ तो दिख ना रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तब तो कह देते नहीं ये अल्कीन है, ये अल्केन है। वहाँ पानी जैसा सब दिखेगा, तब पता लगाना है कि कौन किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। उसे कहते हैं केमिकल टेस्ट, है ना। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब लेते हैं। और टेस्ट ट्यूब में
एक बार सैचुरेटेड कंपाउंड या जो कंपाउंड है रख लिया, मान लेते हैं सैचुरेटेड है, हम तो जान रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड है, ले लिया है ना, और इसमें ब्रोमीन वाटर डालते हो, ब्रोमीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आप देखते हो कि डालने के बाद ब्राउन कलर इसमें रह गया, ठीक है, नो चेंज इन ब्राउन कलर, नो चेंज इन इसको आप कह सकते हैं कि सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है। पर अगर ऐसा ही रहता कि आप फिर टेस्ट ट्यूब लिए और दूसरा सब्सटेंस लिए और इसमें आपने ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला, और आप देख रहे हो 2 मिनट के अंदर ही ब्राउन कलर डिसअपेयर हो गया, इमीडिएटली डिसअपेयर हो गया, ब्राउन कलर डिसअपेयर, इसका मतलब यहां पर जो सब्सटेंस आपने लिया था वो क्या है, अनसैचुरेटेड, और जो अनसैचुरेटेड होगा उसके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। जो अनसैचुरेटेड होंगे उनके पास क्या होंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने की संभावनाएं हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने की संभावनाएं हैं। तो बेंजीन में हमें दिख रहा था भैया यहाँ तो कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है, ब्राउन वाटर डालेंगे तुरंत इमीडिएटली रिएक्शन कर देगा, नहीं कर देगा, जब तो एक डबल बॉन्ड के साथ ही उछल उछल के रिएक्शन कर रहा है, वहां तो 3 डबल बॉन्ड है कि नहीं है, कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, क्लियर। तो हम लोग सोचे कि अच्छा देखते हैं कि बेंजीन के साथ क्या होता है, कि बेंजीन भी लिक्विड के रूप में होता है, ठीक है। बेंजीन में ब्राउन कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन ले लिए एक टेस्ट ट्यूब में और डाल के देख रहे थे, तो बढ़िया से टेस्ट ट्यूब बना दे, यहाँ बेंजीन ले लिए और इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दिए और डाल के इंतजार कर रहे हैं, गौरव भाई ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ब्राउन कलर गया ही नहीं, जय कर्मा हिला रहा, दो हमको हम हिलाते हैं, गया ही नहीं, थोड़ा सा हीट भी करके देख रहे हैं, ब्राउन कलर गया ही नहीं, है कि नहीं, कुछ कुछ करके सब देख रहा है कि ब्राउन कलर परसिस्ट ही कर रहा है, एक दिन छोड़ दिया तब भी ब्राउन कलर नहीं गया, 2 दिन छोड़ दिया तब भी ब्राउन कलर नहीं गया, प्लस सारी 3 डबल बॉन्ड है, फिर भी ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं दिखा रहा है, क्या बात है, ये मैसेज दे रहा है कि हम सिंपल डबल बॉन्ड नहीं है जो तुम हमको देख रहे हो, हम एरोमेटिक कंपाउंड के डबल बॉन्ड है, मोर स्टेबल डबल बॉन्ड है, जल्दी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, है ना, समझ रहा बात को ना। ये मैसेज इंडिकेट कर रहा है ये जो डबल बॉन्ड है यह सिंपल डबल बॉन्ड से, एलिफैटिक डबल बॉन्ड से कुछ अलग है, मोर स्टेबल, इसलिए रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा, अगर रहता लेस स्टेबल उसके जैसा तो कहता चलो ना हम भी आ रहे हैं दोस्त, तुरंत रिएक्शन में भाग ले लेता। यानी ये क्या कर रहा है, नो रिएक्शन, अगर नो रिएक्शन है इसका मतलब ये मैसेज इंडिकेट कर रहा है ये जो डबल बॉन्ड है वह लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, तो बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है ये क्या मैसेज दे रहा है, इट्स डबल बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव, और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, मीन्स इट इज मोर स्टेबल, मीन्स इट इज मोर स्टेबल, यानी इसका जो नेचर है सिंपल डबल बॉन्ड से अलग होता है। और की पॉइंट है क्या कि जो ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो टेस्ट है वह एरोमेटिक कंपाउंड पर अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ये भी समझना, लिमिटेशन इस टेस्ट का है, लिमिटेशन ऑफ टेस्ट, इट कैन नॉट गिव्स good result with aromatic compound, with aromatic compound, ठीक है, नहीं देता अच्छी बात है, पर हमको मैसेज क्या पता चला
कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड है सिंपल डबल बॉन्ड से अलग है, एलिफेटिक डबल बॉन्ड से अलग है, रिएक्शन करने की टेंडेंसी कम है। जिसका रिएक्शन करने का टेंडेंसी कम होगा उसे क्या कहेंगे? मोर स्टेबल। उसे क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो हमारा इंटरेस्ट इसमें रहेगा कि हम कैसे जाने यही बेंजीन है, यही कंपाउंड मोर स्टेबल होता है। कैसे देखते के साथ पकड़ लेंगे कि एरोमेटिसिटी, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। तो कॉपी पर टेस्ट करना होगा, है ना? तो पहले एक दो और टेस्ट करके दिखाएं। हमको ये पता चलेगा कि या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। फिर डबल और ट्रिपल को अलग करने के लिए अलग टेस्ट करना पड़ेगा। अभी हमको ये पता लगाना है कि इसमें सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है ना? इसे डबल और ट्रिपल दोनों देता है ब्राउन टेस्ट, है ना? अभी इससे हमको पता चल गया कि हमको पता था कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड हैं, 3। अगर ये टेस्ट दे देता तो कहते कि जैसा सिंपल डबल बॉन्ड, एलिफेटिक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टेस्ट देता है, उसी तरह का तो टेस्ट ये दे रहा है। और ये दे ही नहीं रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि इसका डबल बॉन्ड लेस रिएक्टिव, रिएक्शन में भाग लेना नहीं चाह रहा है। जो रिएक्शन में कम भाग लेना चाहता है वो मोर स्टेबल होता है ना? तो दिक्कत वाली बात है। अब आते हैं दूसरा टेस्ट। दूसरा टेस्ट है कोल्ड KMnO4। कोल्ड KMnO4 इसे कहते हैं 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। तब जबरदस्त ढंग से आएगा रिएक्शन में अल्कलाइन। देखते हो कि जैसे जैसे अब रिएक्शन का खेला आने लगे तब रिएक्शन की तरफ हम लोग जाने लगे। 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, वहाँ सबका मैकेनिज्म सहित आएगा। इसी को कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? बेयर्स रिएजेंट। ठीक है। इसका कलर होता है पिंक कलर। कैसा कलर होता है? पिंक कलर होता है। और ये भी कुछ नहीं करता है, जैसे ही डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4, हॉट KMnO4 दोनों का रिएक्शन बहुत अलग अलग होता है। यहीं पर KMnO4 लिख दिया हीट, खेला अलग कर लेगा। कोल्ड हटा दिया तो कहानी अलग हो जाएगा। बहुत सावधानी के साथ खेला खेलना पड़ता है पुष्पेंद्र बाबू। ग्लाइकॉल बनाता है। और जो पिंक कलर है आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाता है? डिसअपियर। पिंक कलर आफ्टर द रिएक्शन खत्म हो जाता है। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं? वही काम करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब लिया, लैब में एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया हुआ था। तो दोनों में हमने क्या किया? कोल्ड KMnO4 डाल दिए। और जिसमें पिंक कलर पिंक ही रह गया समझ जाएंगे कि वो सैचुरेटेड है। और जिसमें पिंक कलर डिसअपियर हो गया उसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड है। डिसअपियर तभी होगा जब रिएक्शन होगा। डिसअपियर तभी होगा जब रिएक्शन होगा। नो चेंज इन कलर। नो चेंज इन कलर, है ना? इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड और पिंक कलर डिसअपियर। पिंक कलर डिसअपियर हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? अनसैचुरेटेड। तो हमें लगा कि भैया ब्रोमीन वाटर नहीं टेस्ट देता होगा, तो दूसरा हम लोग रिएजेंट लाए। ये भी रिएजेंट क्या है? दिस इज गुड रिएजेंट फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। दिस इज गुड रिएजेंट, रिएजेंट फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन हम लोग को लगा कि अच्छा बेंजीन को लेके आते हैं,
बेंजीन में डाल के देखते हैं, यहां तो देगा। ब्रोमीन वाटर से हो सकता है नाराज हो, इससे तो नाराज नहीं होगा। तो भैया ब्रोमीन बेंजीन को लेके आए और डाले कोल्ड KMnO4 इसमें, डाल के इंतजार करते रह गए, पिंक कलर पिंके रह गया, नो चेंज इन कलर। बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। इंतजार करते रह गए कि बेंजीन लिया टेस्ट ट्यूब में, तो क्या लिया, बेंजीन लिया और कोल्ड KMnO4 डाल दिया, डाल के इंतजार करते रह गए, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यानी ये भी टेस्ट बेंजीन पर फेल। ये भी कह रहा है कि जो बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब बेंजीन कह रहा है हमको तुम ऐरा गहरा डबल बॉन्ड समझे हो, हम एरोमेटिक कंपाउंड के डबल बॉन्ड हैं। एरोमेटिक का मतलब पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहता है कि हम लोग जैसा हों, मोर स्टेबल। हम जहां तहां रिएक्ट करने लगे तो हो गया। समझ रहे हो बात को? क्या मतलब ये भी मैसेज दे रहा है कि हम क्या हैं, मोर स्टेबल कंपाउंड है। क्या है, मोर स्टेबल कंपाउंड है। क्लियर सी बात है। मोर स्टेबल कंपाउंड है, देखा जाए। यानी हमें मैसेज मिल रहा है केमिकल टेस्ट से, पहला मैसेज ये मिला कि ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड करा नो रिएक्शन, हम रिएक्शन नहीं करेंगे। दूसरा मैसेज दिया कि हम कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। तीसरा मैसेज क्या दिया कि जो डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब कहिए सर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है? सब अब तो धीरे धीरे आ ही रहे हैं। इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बहुत आराम से एडिशन रिएक्शन, यानी तुरंत जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें HBr जोड़ देंगे तो तुरंत जुट जाएगा, तुरंत चाहता है कि जुट जाए। और ये जो एडिशन होता है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, निक्लोफिलिक एडिशन क्या होता है, सब धीरे धीरे हम लोग अब सीखेंगे। एक्शन और रिएक्शन का ही कमाल होगा। तो हम लोग सोचे कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा दो, यानी सिंपली HA डाल के रह दिए, कुछ ना हुआ, है ना। सिंपली ब्रोमीन डाल के रख दिए, कुछ ना हुआ। और एक रिएक्शन इसके साथ हुआ, वो क्या था कि ब्रोमीन एनहाइड्रस FeBr या ब्रोमीन FeCl3 कुछ भी डाल सकते हैं। तो क्या देखते हैं, ये रिएक्शन हुआ। और ये जब रिएक्शन हुआ तो हम लोग देख के बड़ा आश्चर्य किए कि ये सभी रिएक्शन डबल बॉन्ड पर डायरेक्टली अटैक करना चाहते थे। ये सभी रिएक्शन किस पर रिएक्शन करना चाहते थे? डबल बॉन्ड हटाकर अपनी स्थापना करना चाहते थे। तो इन सभी रिएक्शन को कहा सटो नहीं, दूर रहो। और एक रिएक्शन ये जो ब्रोमीन है इसके H को हटा के करना चाह रहा था, ये कर लिया। इसका मतलब ये जो बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो अपनी डबल बॉन्ड का पोजीशन खोना नहीं चाहता है, अपने डबल बॉन्ड को खोना नहीं चाहता। इसका मतलब इसके डबल बॉन्ड में ही इसका स्टेबिलिटी का राज छिपा हुआ है। ये सब रिएक्शन बता रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड है वो मोर स्टेबल है। बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो मोर स्टेबल है, वो जल्दी अपने डबल बॉन्ड को रिएक्शन में भाग लेने नहीं देना चाहता है। पर ये रिएक्शन दिखा रहा है कि जब हम डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं किए तो ये रिएक्शन भाग ले लिया। यानी एरोमेटिक कंपाउंड तभी रिएक्शन में भाग लेता है, शर्त रखता है मेरे एरोमेटिक सिटी के साथ कोई छेड़छाड़ आप मत कीजिए, तब हम रिएक्शन में भाग लेंगे। समझ रहे बात को ना? मतलब ये सब रिएक्शन, दीज रिएक्शन इंडिकेट दैट these reaction
indicate that the double bond of benzene is less reactive as compared to सिंपल अल्कीन और अल्काइन। एलिफेटिक अल्कीन और अल्काइन लिख सकते थे, सिंपल अल्कीन और अल्काइन। इट मीन्स इट इज मोर स्टेबल, इट मीन्स इट्स डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल, और एक बात और पता चला कि डबल बॉन्ड में ही इसकी एरोमेटिसिटी का राज छिपा हुआ है। तब ना किसी जो डबल बॉन्ड पर जो रिएक्शन अटैक करना चाहता था उसके साथ कह रहा ना ना ना, और जो डबल बॉन्ड छोड़ के करना चाह रहा था रिएक्शन कर रहा है। समझ रहे बात को? तो हमको पहला काम का बात तो समझ में आ गया सर कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, मोर स्टेबल। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस एनर्जी था बेंजोन में, और एबनॉर्मली रेजोनेंस एनर्जी हाई था, हाइड्रोजनेशन से पता चला। फिर क्या पता हम लोग को चला कि अगर जो सिंपल टेस्ट होता है, जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को डिस्टिंग्विश करने वाला टेस्ट होता है, कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डबल बॉन्ड है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो भैया ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता था कि जो हाँ डबल बॉन्ड रहता तो वहाँ तुरंत ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता था। बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 3 डबल बॉन्ड है, फिर भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। पूछा इसका मैसेज क्या है? कह रहा है मोर स्टेबल है। जो मोर स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो हमें तो यही प्रूव करना था कि बेंजीन कंपाउंड मोर स्टेबल है। क्या है? मोर स्टेबल है ना? ये डाउट वाली बात है। एक और टेस्ट आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सब टेस्ट नहीं करना है तो आप सिंपल कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड ले लीजिए और उसका फ्लेम टेस्ट कीजिए। फ्लेम टेस्ट देखते हैं ना, मुनसन फ्लेम में प्लेटिनम वायर पर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड रखिए और हीट कीजिए, नॉर्मली जलेगा। और एरोमेटिक कंपाउंड का जैसे ही फ्लेम पर रखिएगा सूटी फ्लेम देगा, जैसे बंदूक से गोली छूटता है ना, उस तरह से एकदम सूटी फ्लेम, धनाक धनाक, क्योंकि मोर स्टेबल था। जैसे स्टेबिलिटी टूटेगा तो चिल्लाएगा ना कस के, है कि नहीं है? चिल्लाएगा नहीं हो सकता किसी को, इसलिए सूटी फ्लेम निकलता है। जब हम फ्लेम टेस्ट करके भी बता सकते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है जब उसका फ्लेम टेस्ट करेंगे तो कैसा फ्लेम देगा? सूटी फ्लेम, ऐसे करेगा। और नॉर्मल कंपाउंड नॉर्मली फ्लेम जैसा जलेगा। समझ रहा है बात को? यानी फ्लेम टेस्ट से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो मोर स्टेबल, जब उसकी स्टेबिलिटी तोड़ते हैं, जला के राख करते हैं, धुइयां उड़ाना चाहते हैं, तो भैया गुस्सा के जो निकलता है तो कैसा फ्लेम देता है? सूटी फ्लेम देता है। समझ रहे हैं बात को? कोई कंफ्यूजन वाली बात हो रही है? अब क्वेश्चन उठा, हम कैसे समझेंगे कि सर यही एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक नहीं है? कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, यही सबसे मेन चीज। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में 2 कन्वर्सन में एक कन्वर्सन एरोमेटिक का होता है, एक कन्वर्सन नॉर्मल कंपाउंड का होता है। तो हमको ये पता चलेगा ना कि एरोमेटिक है। और ये तो अभी पता चल गया कि एरोमेटिक कंपाउंड के डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ करना बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं? तो कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, पहला कंडीशन नंबर 1, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ओपन चेन में कभी मत खोजिएगा कि कौन एरोमेटिक कंपाउंड है। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। पहला शर्त नंबर 1, कंपाउंड शुड बी। कंडीशन नंबर 2, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर भी होना चाहिए, है ना? ठीक है। इट शुड मेंटेन
कंजुगेशन क्या मेंटेन करना चाहिए? कंजुगेशन। क्लियर है? कंजुगेशन तो बताया ना, कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई। ईच एटम इन ए रिंग should maintain sp2 hybridization या ओकेजनली sp हाइब्रिडाइजेशन। रेयरली होगा, ओकेजनली कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ईच एटम इन ए रिंग शुड मेंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन या ओकेजनली sp हाइब्रिडाइजेशन। ओकेजनली sp हाइब्रिडाइजेशन, नेसेसरी sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि sp के चलते भी एरोमेटिक हुआ, और जनरली क्या दिखेगा? sp2। हर एक एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस होना जरूरी है। ईच एटम should contain one unhybridized p atomic orbital। ऐसा एटॉमिक ऑर्बिट होना चाहिए, p एटॉमिक ऑर्बिट। और सबसे इंपॉर्टेंट, हक्कल बाबा संतुष्ट होने चाहिए। इट शुड ओबे हक्कल रूल। कौन सा रूल को ओबे करना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहां n की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर फ्रैक्शनल कभी नहीं होगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या लिखे? कंपाउंड शुड बी it should maintain, each atom in a ring should maintain sp2 hybridization, और occasionally कभी कदाल ऐसा हो सकता है कि sp भी आ जाए, sp hybridization। each atom should contain one unhybridized p atomic orbital and it obeys Huckel rule 4n+ pi electron system। शुरू में देखने वक्त रूल इतना रहता है, जैसे देते 2-4 कंपाउंड चेक करेंगे, रूल 1-2 पॉइंट पर जाके सिमट जाएगा, है ना। जैसे देखिए, बेंजीन पर लगा लेते हैं हम लोग। किस पर लगा लेते हैं? बेंजीन पर। क्या गौरव भाई, समझ में आई? बेंजीन एरोमेटिक है कैसे? साइक्लिक दिखा कि नहीं दिखा? पिलर भी दिख गया। कैसे? बेंजीन में थोड़ा सा हम लोग इधर तोड़ के देख लेते हैं। जरूरी है, तोड़ के एक बार दिखा देंगे तो कहानी आसान हो जाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है ना। कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इससे तो पता चल गया ना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। कार्बन 4 बॉन्ड तभी बना सकता था जब 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। ये बात तो समझते हो? 4 बॉन्ड तभी बन सकते थे जब 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, और 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हमें 4 ऑर्बिटल की जरूरत है। तो एक s का ऑर्बिटल, 3 p का ऑर्बिटल। भैया जो सिग्मा बॉन्ड है वो पहले हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। 4 बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब 4 अनपेयर है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? 3, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और एक p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा है, तो किस में भाग लेगा? पाई बॉन्ड बनाने में। इसके पास 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल है। p एटॉमिक ऑर्बिटल है कि नहीं है? p एटॉमिक ऑर्बिटल है कि नहीं है? अब ये देखो,
पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो पहले देखो, हर कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखा आपको? sp2। हर कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखा? sp2। इसमें तो किन्हीं को शक नहीं होगा। और हर एक के पास एक अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिडाइज क्या है? p एटॉमिक ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्लियर है? पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन भी दिख रहा है। पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन भी दिख रहा है, जहां हर एक जगह हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। sp2 मतलब ट्रायगोनल प्लेनर। तो साइक्लिक था तो प्लेनर भी दिख गया। प्लेनर है कि नहीं है? साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। कंजुगेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कहिएगा यस, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है। कंजुगेशन क्यों है? पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है। ये भी दिख गया हमें। लेकिन अब सर क्या है? तो हम कहेंगे अच्छा बाबू अब ये बताओ, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2? जी सर है। हर एक के पास अनहाइब्रिडाइज p एटॉमिक ऑर्बिटल? जी सर है। तब तो हक्कल बाबा से पूछो कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो अब ये बताओ कितने पाई बॉन्ड हैं? 3। एक पाई बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 3 पाई बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन? ये बात समझ रहे हैं ना? 3 पाई बॉन्ड हैं और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन? हक्कल बाबा कहते हैं कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये ना होना चाहिए? यहाँ कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम 4n + 2 = 6 लिख सकते हैं? 4n = 4 लिख सकते हैं? n = 1 लिख सकते हैं? अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी रहा, हक्कल बाबा संतुष्ट रहे। हक्कल बाबा ये बोल रहे हैं कि एरोमेटिक है। ये क्या है? एरोमेटिक है। इसे एकदम कहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी ना हम लोग इतना थोड़ा बड़ा करके बताए, 2-3 एग्जाम्पल देखते 2 लाइन में, और ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे कि देखते खाना यही एरोमेटिक है, दूसरा होवे नहीं करेगा। अभी शुरू में देखने में थोड़ा सा समय सब विस्तारित से बताना पड़ता है। अगला 2-3 एग्जाम्पल होते होते एक लाइन में ई नहीं चाहिए हो। ठीक है, चलिए आगे। जैसे देखो, अगर ये कंपाउंड दे दिया है ना, और ये कंपाउंड दे दिया, यही दो से देखो एक ट्रिक जनरेट कर देते हैं, देखने में कितना आसानी हो जाएगा। साइक्लिक दिख रहा है कि बार बार कहोगे साइक्लिक लिखोगे? नहीं ना, ऐसा लिखोगे। डबल बॉन्ड जहाँ टच करेगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। जहाँ डबल बॉन्ड टच करेगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड ये तो बताए थे कि नहीं बताए टेक्निक? सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। डबल बॉन्ड टच किया क्या हो गया? साइक्लिक दिख गया, sp2 दिख गया। जहां सर एक कार्बन अगर sp2 है तो प्लेनर होबे करेगा। साइक्लिक दिख गया, प्लेनर दिख गया, sp2 दिख गया। जब sp2 है तो एक p एटॉमिक ऑर्बिटल होबे करेगा। अब खाली देखना है कि हक्कल बाबा संतुष्ट हैं कि नहीं है। यहाँ कंजुगेशन तो दिख रहा है ना, पाई सिग्मा पाई, अल्टरनेट पाई बॉन्ड है कि नहीं? कंजुगेशन भी दिख गया हमको, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। साइक्लिक दिखा? कहिएगा जी सर। प्लेनर दिखा? जी सर। कंजुगेशन दिखा? जी सर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखा? जी सर। p एटॉमिक ऑर्बिटल सबके पास है? जी सर। अब हक्कल बाबा से पूछे आप संतुष्ट हैं? नो सर। 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन। हक्कल बाबा कहते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जो अवे करेगा, क्या पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 पाई, है ना? सर यहाँ कितने पाई हो गए? 4n + 2 = 4, 4n = 2, n बराबर नहीं ना हुआ? हो रहा? क्या को पाई था? 2 पाई मतलब इवन पाई नंबर था, इवन पाई बॉन्ड था। यहाँ क्या को पाई था घोड़ा? ऑड नंबर पाई बॉन्ड। जहाँ ऑड नंबर पाई बॉन्ड होगा वही एरोमेटिक होगा। ओहो सर, तब तो अब हम लोग खेलान खेल लेंगे। नहीं खेला खेल लेंगे कि नहीं?
इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एरोमेटिक, ऑड होगा तो, अरे घरवा बताओ जरा। हर एक कार्बन पे पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए। हर एक कार्बन डबल बॉन्ड टच कर रहा है, साइक्लिक है कि नहीं है? साइक्लिक है। देखो हर एक कार्बन डबल बॉन्ड को टच कर रहा है, डबल बॉन्ड को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है। क्लियर? साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन तो दिखिए रहा, पाई सिग्मा पाई। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? ऑड नंबर पाई बॉन्ड है, हर हाल में होगा। करके देख लेते हैं हम लोग। कैगो पाई बॉन्ड है? 5। 5 दूनी कै इलेक्ट्रॉन? आसानी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जबरदस्ती बता रहे हैं? क्लियर, समझ में आ रहा है? अब कोई आदमी पूछा, अच्छा ये बताइए, यहाँ हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, होगा? आप कहेगा नहीं होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सोचेंगे तो पाप लगेगा, सोचेंगे तो क्या लगेगा, है ना? कभी होगा क्या? ये और दिखा के ऐसा नहीं काम करें, पहले ही तो देखना है कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कि नहीं, साइक्लिक है कि नहीं है। जैसे देखो घोड़ा, 2-4 केस होते होते आपको एकदम मजबूती का एहसास हो जाएगा। अभी 2-3 दिन तक यही खेले होगा, कौन एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक। एंटी का मतलब जो एरोमेटिक का विरोध किया, एरोमेटिक सबसे स्टेबल, एंटी एरोमेटिक कोर बीमारी आज तक कोई नहीं होना चाहता है ना? समझ रहा बात को? एंटी एरोमेटिक कोर बीमारी, समझ रहे पुष्पेंद्र? देखो कंपाउंड क्या दिखता है, साइक्लिक। कंपाउंड क्या दिखता है, प्लेनर। दिख रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन sp2, कार्बन प्लस होगा तो भी sp2, देख घोड़ा, देख छोरा, कार्बन प्लस हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। यहाँ भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, कंजुगेशन है रे। एक जी सर, कौन सा? पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। कंजुगेशन बता दिया। अब रिजोनेंस थोड़ा पीछा छोड़ने वाला है, हम तो पहले बोले कि रिजोनेंस सब पीछे नहीं छोड़ेगा, हर मॉल कुछ बताएंगे वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ की एंट्री मारिए देगा। कंजुगेशन, अब ये देखो हर एक के पास एक p अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो जी सर अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल है। कंजुगेशन है, हर एक के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तब देखो हक्कल बाबा संतुष्ट हैं? कहेंगे देख, पूछते हैं हक्कल बाबा से, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कितना पाई है? 1, तो क्या लिखेंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कट गया, 4n+2 इक्वल टू 2, 4n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0। संतुष्ट है? 0 होगा तो संतुष्ट है ना? नहीं रहा तो जैसे पूछ दिया, यह इनसे पूछा गया। देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है। साइक्लिक है, प्लेनर है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है। साइक्लिक है, प्लेनर है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है। और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, कहियो नहीं होगा। देखो ना, अक्कल बाबा से पूछो, आप संतुष्ट हैं बाबा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। वाह अरे पुष्पेंद्र गजब, हम तो समझे कि तुम एंटी एरोमेटिक हो रहे हो। 4n+2, 4n बराबर 2, n बराबर हाफ, तभी होगा। तो कमाल किए पुष्पेंद्र, समझ रहे बात को? पुष्पेंद्र का कमाल देख रहे हैं ना? अच्छा अब ये बताओ पुष्पेंद्र जी, अभी सिंपल सिंपल चल रहे एकदम, हो जाएगा ना? कैसे? कुछ बताने का जरूरत पड़ रहा है अब? ये हक्कल बाबा को खींचना, और नंबर रहा सीधे कर दिया एरोमेटिक, है कि नहीं? अब तुम लोग को फंसा रहे हैं।
होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा जरा देखो, साइक्लिक है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कंपाउंड साइक्लिक दिखा, कंजुगेशन में दिखा पाई सिग्मा पॉजिटिव, दोनों साइड से ऐसे भी चलेगा ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव, और ऐसे भी चलेगा पाई सिग्मा। कंजुगेशन भी दिख रहा है भैया, कंजुगेशन नहीं दिखा क्या? कंजुगेशन भी दिखा, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी दिखा, हर एक के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी दिखा। अब प्लेनर तो है ये है। तो अब एक बात बताओ भाई कि हक्कल बाबा ही पूछना है संतुष्ट है कि नहीं? पाई बॉन्ड कितना है? एक पाई बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, 4n + 2 = 2, 4n = 0, n = 0, 0 तो हो ही सकता है, ऑड नंबर है। क्लियर है? कंफ्यूजन? अगर आपसे पूछा, अगर आपसे पूछ दिया जाए होगा कैसे? 1 2 3 ऑड है और सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्या ये सब बताने में लाज लगेगा आप लोग को? कंफ्यूजन होगा कहीं पर? कौन एरोमेटिक कौन एंटी एरोमेटिक? कल परसों खाली यही खेला चलेगा। अभी जब तक एकदम पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए कि ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, कहानी अभी चलेगा, 1 2 क्लास अभी चलेगा। तब उसके बाद बताएंगे हाइपर कंजुगेशन, तब इसके बाद जितना चीज़ बताया उसका लेकर एप्लीकेशन, कैसे स्टेबिलिटी चेक किया जाता है, तब कैसे रिएक्टिविटी चेक किया जाता है, तब रिएक्शन में कुदा देंगे सीधे। क्या कुदा देंगे? रिएक्शन में कुदा देंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। आज आप लोग का शहीद हो गया क्लास।